नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। यूपी विधानसभा उपचुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे है। वहीं रुझानों में राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी 1 सीटों पर आगे है। यही बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के संजीव शर्मा आगे चल रहे हैं। खैर से भी भारतीय जनता पार्टी के ही सुरेंद्र दिलेर आगे हैं। फूलपुर से बीजेपी के दीपक पटेल आगे हैं। कुंदरकी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह आगे हैं। मीरापुर से आरएलडी के मिथिलेश पाल आगे हैं। करहल से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप सिंह यादव आगे हैं। कटहरी से बीजेपी के धर्मराज निषाद आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की ये 9 सीटें और इन 9 सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां काउंटिंग अब भी जारी है। हालांकि यदि काउंटिंग के इस रुझानों की ही हम बात करें तो साफ तौर पर बीजेपी इसमें बाजी मारती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि ये जो 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, इन 9 सीटों में पहले तो 10 सीटों की बात होती थी, लेकिन मिल्कीपुर पर चूंकि विधानसभा उपचुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए उसको छोड़कर बाकी की 9 सीटों पर हुए हैं, जिनमें से अभी की मौजूदा स्थिति में हम बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2। तो एक क्लियर विनिंग मार्जिन यदि कंपैरेटिव एनालिसिस में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बहुत ही जोर आजमाइश की गई थी, बहुत हो हल्ला हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर, और उसके नतीजे आज आपके सामने आ जाएंगे थोड़ी देर में। रुझानों में एनडीए स्पष्ट तौर पर बहुत आगे नजर आती है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों का हुआ जो उपचुनाव था उसके रिजल्ट आ गए हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। करहल सीट पर जीत मिली है। वहीं एक और सीट कानपुर की सीसामऊ पर नसीमा सोलंकी जीती है। कटहरी में लालजी वर्मा की पत्नी पिछड़ गई हैं। मुस्लिम बहुल कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय है। मझुआ की बात करें तो दोनों प्रत्याशियों के बीच वोटों का अंतर मात्र 1003 है, यानी लगभग 1000 वोटों का ही अंतर है। मझुआ में एक कड़ी टक्कर है। प्रयागराज में बसपा के बूथ एजेंट और बीजेपी प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। सीएम योगी की अग्नि परीक्षा के तौर पर उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव को देखा जा रहा था, और संभवतः जैसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें सीएम योगी इस अग्नि परीक्षा में पास होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़े इन नतीजों के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर कुल 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर, राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट पर यानी एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर आगे, और समाजवादी पार्टी मात्र 2 सीटों पर ही आगे, जिसमें से 1 सीट वह जीत भी गई है। सीसामऊ की यदि हम बात करें तो वहां से नसीम सोलंकी ने जीत का परचम लहरा दिया है। जबकि यदि बात करें कुंदर की, जियाउर रहमान की यह सीट थी, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक मैसिव लीड लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यह एक उलटफेर कुंदरकी में देखने को मिला। कटहरी की बात करें तो कटहरी में कभी भारतीय जनता पार्टी आगे, कभी समाजवादी पार्टी आगे, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कटहरी से भी आगे चल रही है। मझुआ में एक कड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वोटों का मार्जिन मात्र 1000 है, यानी बाजी किसी की भी ओर पलट सकती है। आमतौर पर यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा के इन उपचुनावों को देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिटमस टेस्ट के तौर पर भी इन उपचुनावों को देखा जा रहा था। उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सिंसियरली इन उपचुनाव को लेकर कैंपेनिंग करते हुए, आइडियाज बनाते हुए नजर आ रहे थे। पूरी ताकत लगाई थी, खुद पल पल की मॉनिटरिंग ले रहे थे। हर जिलों के लिए लगभग 3-3 मंत्री, यानी हर विधानसभा
उपचुनाव वाली जो सीटें हैं उसके लिए 3-3 मंत्रियों को अलॉट किया गया था। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी और फलस्वरूप जो नतीजा संभवतः सबके सामने आ ही रहा है, उसमें बीजेपी इस परीक्षा में पास होती हुई नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की इस राह पर निकले दोनों एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में बाजी जिस ओर निकलती हुई नजर आ रही है वो बेशक एनडीए गठबंधन है। और इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ एपीएन के मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं विशेष संवाददाता के तौर पर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए हम बात कर रहे थे पहले 6-3 के आंकड़े की, लेकिन अब वह आंकड़ा 7-2 पर आता हुआ सिमट गया है, नजर आ रहा है। ऐसे में एक और सीट समाजवादी पार्टी के खाते से स्लिप होती हुई नजर आई और इसका फायदा बेशक भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नाक की लड़ाई थी बनाम अखिलेश यादव की साख की लड़ाई, उसमें एडवांटेज योगी आप देख रहे हैं? विनय जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उपचुनाव में साख और नाक की बात नहीं हुई। यहाँ पर मोटे तौर पर अगर देखें कि जैसे आपने कहा मजमा की जो स्थिति है 1000 वोट का केंद्र चल रहा है, तो ये एक संपिंग मेजोरिटी की स्थिति नहीं है। हाँ, कुदरती का जो परिणाम है अपने आप में प्रत्याशित है कि जिस तरह से मुस्लिम बेल्ट होने के बावजूद और साफ तौर पर कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो इंडिया गठबंधन के पास है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन खास तौर से मैं मजमा की अगर बात करूं तो वहां की स्थिति अभी भी, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बगल में बनारस, उसको लगा हुआ इलाका है मिर्जापुर का ही, बिल्कुल, और उस हिसाब से भी अगर इसका मूल्यांकन है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की नेता है वो भी उस इलाके में मजबूत पकड़ रखती हैं, उसके बावजूद सीटों का जो बढ़त है वो कुछ ज्यादा नहीं, कभी आगे पीछे का जो अंतर आप देख रहे हैं, और ठीक वही हाल आप कटहरी का देख रहे हैं। इसके बाद भी कोई बहुत बड़ी मार्जिन से लालजी वर्मा नहीं जीते, लेकिन इस बार का क्लोज फाइट है, वो भी उपचुनाव में, ये अच्छे संकेत में नहीं मानता हूँ। वैसे तो आमतौर पर माना जा रहा था, जो भी सत्ता के समीकरण को समझते हैं, कि केवल एक सीट सपा के लिए सेफ है जो करहल की सीट थी, और बाकी जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि भाई अल्पसंख्यक मतदाता जहाँ है, जो वोट का समीकरण हिसाब से, उस हिसाब से कुनरकी को लोग कहते थे कि अल्पसंख्यक ज्यादा है, वहाँ बेहतर होगा सीसामऊ का होगा, लेकिन सीसामऊ का परिणाम सपा के फेवर में अभी दिख रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, एक वोट से जीते या 1 लाख से जीते, जीत होती है, और आज की तारीख में 9 में से 7 सीटें भाजपा के पाले में जा रही हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 2 साल बाद आम चुनाव की नौबत आएगी जब उत्तर प्रदेश में फुल फ्लेज चुनाव हो। इसलिए सिर्फ आई ओपनर के तौर पे इस पूरे सीटों के समीकरण को समझने की जरूरत है। ठीक, केवल इस बात का गुमान न रह जाए कि हम 9 में से 7 जीत गए, 7 हो गए, इससे कहीं न कहीं आप आंख बंद कर लेंगे सच्चाई से। ओके, चुनाव के परिणाम का मुख्य चुनाव से तुलना नहीं करते। ठीक है, नहीं कर सकते। होगा सबसे अच्छी चीज भारतीय जनता पार्टी इस बार जरूर की है, कि अपने जो वर्कर थे, जो पिछली बार उस तरह से अग्रेसिव कैंपेन में नहीं आए थे, मोबिलाइज नहीं हो पा रहे थे, इस बार उन्होंने अपने वर्कर को मोबिलाइज किया है, और खासतौर पर संघ भी सक्रिय भूमिका में सामने आया है, तो जिसका एक परिणाम देखने को मिल रहा है। यहाँ से लेकर पूरे देश में जहाँ भी चुनाव हुए वहां पर संघ की भूमिका भी इस बार अग्रणी है। ठीक है, आनंद सिंह भी लगातार पल पल की अपडेट्स हमें दे रहे थे, इस पूरे चुनाव, इस पूरे कवरेज को वो मॉनिटर कर रहे थे। आनंद सिंह, आपके हिसाब से आपको क्या कुछ इस चुनाव में नजर आता है? क्या आप इसे एक उलटफेर के तौर पर देखते हैं क्योंकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी की स्लिप होती हुई नजर आ रही है, या फिर हमें इसे ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी 2027 में काफी वक्त है? ऐसे में जो लोकसभा के हिसाब से हम समीकरण बना रहे थे उसमें आप इस चीज को कैसे आंकते हैं आनंद सिंह? ने अभी कहा कि एक आई ओपनर के तौर पर ये चुनाव होना चाहिए दोनों ही दलों के लिए। समाजवादी पार्टी जो पिछड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जिसकी लीड जो बढ़त का अंतर है वो बहुत अधिक नहीं है, जैसा कि मजवा किसी भी बिल्कुल कांटे का मुकाबला है ये तमाम अन्य सीटें। हालांकि लोकसभा चुनाव से अगर तुलना करें, लोकसभा चुनाव में जैसा बीजेपी का प्रदर्शन रहा तो कहीं न कहीं एक बूस्टर के तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुणाल जरूर काम करेगा। तो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर इस चुनाव में रहा है वो कुंडलकी की सीट रही है। कुंडलकी की सीट यानी एक तरफा जहां पर 60% से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं, पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की बढ़त करीब 1 लाख की बढ़त जो वहाँ के रामवीर सिंह ठाकुर है जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को उनको मिला है। ये एक रिसर्च का विषय है कि आखिर ऐसे क्या समीकरण रहे कि एक समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करें तो अब समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां वोट के लिए तरस रहा है, जहां ये कहा जाता था कि सबसे मजबूत गढ़ समाजवादी पार्टी का है, जहां पर उसका कंट्रोल रहा था।
तो ये एक रिसर्च का विषय है। कुंदरकी की एक सीट, जो 9 सीटों का उपचुनाव है कुणाल, ये कुंदरकी की सीट है जो रिसर्च का विषय है कि आखिर सच्चा समीकरण रहे कि भारतीय जनता पार्टी को थम्बिंग विक्ट्री वहां पर हासिल हो रही, 1 लाख के अंतर से करीब प्रत्याशी वहां पर आगे है। बाकी अगर अन्य सीटों की आप बात करें तो कटेरी में एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद वहां पर पीछे चलते रहे, हालांकि 11वें राउंड के बाद उन्होंने लीड बढ़ाई है और वो लीड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था उसको अगर जोड़कर देखें तो बीजेपी राहत की सांस ले सकती है, हालांकि एक आई ओपनर के तौर पर 2027 में जरूर काम आए। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच हमारे साथ राजीव मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता गाजियाबाद से, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव, गाजियाबाद में तो कोई उलटफेर नहीं हुआ, या हम यूं कह सकते हैं कि ये तो होना ही था, बिल्कुल सेफ सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए और डिसाइसिव मार्जिन से वह आगे भी होते हुए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए। ऐसे में आप मौजूदा स्थिति को कैसे देख रहे हैं और वहां पर जिस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे थे, एक तरह से जब इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस को देने को राजी थी, लेकिन कांग्रेस वहां से लड़ना नहीं चाहती थी और उसके बाद खैर पुरानी बातें हो गई, समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर कंटेस्ट की और ऐसे में गाजियाबाद की ये जो डिसाइसिव मार्जिन है इसको आप कैसे देख रहे हैं राजीव? देखिए कुणाल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि गाजियाबाद की सीट जो है बिल्कुल सेफ सीट मानी जाती है, खासकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए बिल्कुल सेफ सीट मानी जाती है। और इसी का नमूना ये रहा था कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ने पश्चिम की सीटों के लिए गाजियाबाद से आगाज किया था और इसी कड़ी में चूंकि गाजियाबाद की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद सेफ सीट मानी जाती है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी यहाँ सबसे पहले ये गाजियाबाद से अपना ऐलान किया था, इसलिए कि कोई पश्चिम में उनका पूरा संदेश जा सके, तो वो नंबर 2 पर रहे। लेकिन गाजियाबाद के जो प्रत्याशी हैं संजीव शर्मा, उनकी जीत लगभग तय हो चुकी है और अब केवल यही आंकड़े बाकी है कि कितने वोटों से वो विजयी होते हैं, उनका अंतर जो है वो कितना लग जाता है, पर यही देखना बाकी है। लेकिन गाजियाबाद की जो सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद सेफ सीट है और बीजेपी के जो प्रत्याशी वो लगभग जीत दर्ज करने की कगार पर पहुंच। बिल्कुल, और बेहद सेफ सीट है और सेफ सीट क्यों है यह भी नजर स्वाभाविक तौर पर आ ही रहा है। विनय जी, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी इन उपचुनावों पर फोकस करने के लिए। हर एक विधानसभा की जो सीट थी उसके लिए उन्होंने मंत्री अलॉट किए थे, भाई कि आप जिम्मेदारी लीजिए। खुद उन्होंने भी जिम्मेदारी ली थी और पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की भी परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। ऐसे में तोहफों की सौगात भी लगी थी। ये ऐसी कौन सी वजह थी कि ये 9 विधानसभा उपचुनाव जो हो रहे थे सीटों पर, उसके लिए इतनी कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ी? नंबर 1, और क्या आपको लगता है बहुजन समाजवादी पार्टी जो आमतौर पर उपचुनावों से दूरी बनाकर चलती थी, उसका इसमें कंटेस्ट करना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी रही है शुरू से, जब से खासतौर पर 2014 के नए समीकरण की बात करें, नए लीडरशिप की बात करें, उनका स्पष्ट मतलब है छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उसमें पूरे दमखम से पार्टी को उतारते हैं। और आपने देखा होगा, हार मिले या जीत मिले, वो तुरंत अगले चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे समझ से मुझे जो लगता है कि इस उपचुनाव में जिस तरह से वोटर का टर्नआउट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। गाजियाबाद सीट के बावजूद 33% के आसपास वहां पे पड़े, ये अपने आप में चिंता का विषय है। वोटर निकला क्यों नहीं? क्योंकि जीत हार तब हो गई, लेकिन वोटर का न निकलना, 50% से कई जगह कम वोटिंग पोल होना, ये अपने आप में चिंता का विषय है। जब जागरूक मतदाता होता है और उत्साह उसके अंदर होता है तो वो वोटर जब निकलता है बाहर, तो कम से कम जब कास्ट तब निकलता है, हाँ वोटर वो उत्साह रखे, 60% के 70% पोलिंग दिखती है। कश्मीर जैसे जगह पे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है और हमारे गाजियाबाद में 33% है, ये सोचने का विषय है। रहा सवाल की जब नेतृत्व जब चुनाव लड़ता है तो उसके साहस की बात भी आती है कि अगर मान लीजिए उपचुनाव में परिणाम अच्छा नहीं आता तो उसकी अलग समीक्षा होती, क्योंकि जब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी है तो एक बात जरूर सामने निकल कर आई है कि क्यों हार गए। लेकिन वो बार बार एक करके देते, उपचुनाव तो हारे लेकिन हम चुनाव जीत गए। लोकसभा चुनाव के हार के बाद अगर हम उपचुनाव में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का मनोबल हाई होता और सत्ताधारी दल को एक कहने का मौका मिलता कि शायद नेतृत्व ठीक से काम नहीं कर रहा है, संगठन ठीक से काम नहीं कर रहा है, या अपोजिशन आरोप लगाता कि सरकार के जो क्रियाकलाप है वो जनता के हित के नहीं है। लेकिन आज की तारीख में कम से कम सरकार के पास एक सेफ हैंड है, वो कहने के लिए तैयार है
कि उत्तर प्रदेश के सरकार के काम पर जनता ने मुहर लगाया। लेकिन एक चीज सोचने की जरूरत है कि आने वाले समय में हम किस तरीके से जनता को आकर्षित करें तो बूथ पर भी आए, अपने परफॉर्मेंस को दिखाएं, क्योंकि 33% वोट पोल होना अपने आप में एक दुखद है लोकतंत्र के लिए। हाँ। जहां पर हम 100% और 90% और 80% की बात करते हैं। हाँ। ये कई चीजें समझने की है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अब आने वाले समय में अब इसकी समीक्षा अलग दृष्टिकोण से होगी, लेकिन ये है कि अब जो पार्टी बैठेगी उसमें संगठन की भागीदारी बेहतर होगी, क्योंकि ये जो चुनाव परिणाम आया है इसमें आमतौर पर सुनने को मिला 9 सीटों पर। हाँ। यहाँ पर जो भी संघ से रिलेटेड संस्थाएं थी या जो बीजेपी के अलग अलग विंग थे, सबने सक्रिय ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, क्योंकि उनको भी लग रहा था लोकसभा चुनाव के हार के बाद कि कहीं न कहीं पार्टी का मॉडल डाउन हुआ है और ये मैसेज गलत गया है या भारतीय जनता पार्टी अपने उत्कर्ष से नीचे आ रही है। तो अब ये एकजुटता का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और विपक्ष जिसको किस तरह से लेता है। लेकिन अभी मैं कहूंगा कि जहां जहां क्लोज फाइट है उसका बूथ वाइज मूल्यांकन होगा, वो सपा भी करेगी, बीजेपी भी करेगी। लेकिन एक कमी यहाँ मैं विपक्ष की जरूर देखता हूँ, खासतौर से कांग्रेस सपा गठबंधन की। जैसे मझवा में 1000 का सीट का गैप है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे अजय, उनका चुनाव इस्तेमाल नहीं किया कांग्रेस सपा ने। अगर उनका वो इस्तेमाल करती बगल की सीट तो एक असर पड़ता है। जब एक स्टार प्रचारक आपके यहाँ जाता है तो न तो आपने कांग्रेस के लीडरशिप का इस्तेमाल फुलपुर में किया, न आपने मझवा में किया, न कचहरी में किया, कहीं नहीं किया। सिर्फ सपा अपने इंडिपेंडेंट अपने दमखम पर चुनाव लड़ते हैं। वही अगर हम देखें खासतौर से एनडीए गठबंधन को, तो भाजपा ने तो पूरी ताकत लगाई अपने संगठन के साथ साथ, लेकिन सहयोगी दलों की भूमिका भी तय की कि चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे वो निषाद की पार्टी हो, चाहे लोकदल के लोग हो, वो भी कम से कम ग्राउंड पर दिखे कि एकजुटता है, वो साथ में काम कर रहे हैं। ये चीज सीखने की है इस समय। ये बिल्कुल अच्छी पॉइंट बताया। और वो बीएसपी वाली बात, क्या बीएसपी ने खेल बिगाड़ा है? क्योंकि आमतौर पर वो चुनावों में इंटरेस्टेड रहती नहीं थी। नहीं, बीएसपी कभी चुनाव नहीं लड़ती थी, उसके लिए वजूद का संकट था। अगर वो चुनाव नहीं लड़ती तो उसके वोटर अगर कहीं से बार बार किसी भी पार्टी का मतदाता कहीं शिफ्ट हो जाता है तो उसको लौटाना मुश्किल होता है। ओके। तो बसपा की एक स्ट्रेटजी थी इस बार कि कम से कम अपने वोटर को अपने पास हम रोकें कि जब आम चुनाव हो, जब हम फुल प्लेज चुनाव 27 में हो, कम से कम हम बता सके कब लड़ते हैं। मालूम चले हम चुनाव लड़े नहीं तो हमारा मूल्यांकन ही नहीं हो पाएगा कि हम कितना वोट पाए, कितना वोट नहीं पाए, किस तरीके से हम किस कैंडिडेट को उतार सकते हैं। तो मायावती ने अपने पार्टी को उतार करके अपना भले किसी का समीकरण बनाया, किसी का समीकरण बिगाड़ा, लेकिन बसपा के हित का एक फैसला था चुनाव लड़ना कि कम से कम उनका सिंबल क्षेत्र में दिखा, उनके सिंबल पर लोगों ने मतदान किया, कम किया या ज्यादा किया उसकी समीक्षा वो बाद में करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ना उनके पार्टी के हित का फैसला। ओके आनंद, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का खूब विषय उठा था लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, खासकर उत्तर प्रदेश के परिणाम के बाद, कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां चूक गई और एक बड़ा धड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफत में भी था, भले दबे कुचले जुबान में। हमने ये कई बार उत्तर प्रदेश में देखा है कि उनकी मीटिंग में उनके डिप्टी सीएम नहीं पहुंच रहे थे, वो अलग राह पर चल रहे थे, ये अलग राह पर चल रहे थे। तो क्या आपको लगता है एक प्रेशर था योगी जी के ऊपर अपने पोटेंशियल को प्रूव करने का और वो उन्होंने बखूबी किया है? बिल्कुल कुणाल, देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे उसको लेकर न सिर्फ सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठे बल्कि संगठन को लेकर भी तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हुए और सरकार से लेकर संगठन तक में कई बार खबरें भी उठी कि फेरबदल की संभावना है, फेरबदल हो सकता है। उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो उपचुनाव हुआ 9 सीटों पर चुनाव हुआ तो एक बड़ी संख्या है 9 सीटों की, और जो नतीजे अभी तक बीजेपी के फेवर में है 7-2 से 6-3 हो सकता है या 7-2 हो सकता है, वो कहीं न कहीं बूस्टर के तौर पर जरूर काम करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी, उनकी सरकार के लिए भी और बीजेपी संगठन के लिए भी। और इन सबसे भी अधिक कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो हतोत्साहित थे लोकसभा चुनाव के परिणामों से, उनके लिए ये उत्साह का संचार करने का काम करेगा ताकि आने वाले जो समय के चुनाव होंगे या लोकसभा का चुनाव होगा उसमें पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सके। साथ ही साथ ये अगर एक चुनाव को आप देखें कुणाल, तो ये पूरा जो चुनाव रहा है ये उपचुनाव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 15 सभाएं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर की है। अखिलेश यादव की बात करें तो 14 जनसभाएं उन्होंने संबोधित की है, यानी सभी पार्टियों ने पूरा दमखम लगाया। जैसा विनय जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने सहयोगी दलों का पूरा इस्तेमाल किया, पूर्वी यूपी की जो सीटें थी, चाहे मझवा रहा हो, चाहे फूलपुर रहा हो या कटेरी की सीट रही हो, संजय निषाद रहे हो, प्रकाश राजभर रहे हो, तमाम लोगों को तमाम संसाधन भारतीय जनता पार्टी ने वहां झोंक दिए, जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो गठबंधन का नाम दिया गया,
इंडी गठबंधन के नाम पर विपक्ष ने एक साथ चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन इस पूरे चुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट थे और प्रचार के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता और नेता नजर आए। तो कहीं न कहीं एक चूक जरूर समाजवादी पार्टी से रही है और ये दिखाने में वो असफल रहे हैं कि पार्टी जो इंडी गठबंधन है, जो विपक्ष से गठबंधन है, वो पूरी तरह से एकजुट है। इसका भी कहीं न कहीं चुनाव पर असर जरूर होता है, कार्यकर्ता जो होते हैं उनके मनोबल पर असर जरूर पड़ता है और वो नतीजों में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है विनय जी, आप भी इस बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं कि यदि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी बेहतर तरीके से कांग्रेस को टैकल करती तो शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई होता और उसका जो रिजल्ट है, जहां आपने बखूबी उल्लेख किया क्लोज फाइट से, वहां पर शायद एक एज मिलता हुआ नजर आता? क्या भले संगठन में दोनों साथ तो काम किए गठबंधन के फॉर्मूले के तहत, लेकिन खुले मन से शायद नहीं किए कांग्रेस ने, आपको ऐसा लगता है? देखिए, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जब 9 की 9 सीटों पर सपा ने लड़ने का ऐलान किया तो उनके पार्टी के तमाम लोगों ने कहा कि अखिलेश जी के जो संपर्क है वो दिल्ली से हैं। तो आपने स्टेट लीडरशिप जो कांग्रेस की, तो उसको इग्नोर किया। और रहा सवाल की आज की तारीख में कास्ट एक अहम फैक्टर है, कोई माने या न माने, चुनाव में जातिगत समीकरण बहुत काम करते हैं। और अगर खासतौर से मजमा की हम बात करें, लगभग 25 से 30 हजार भूमिहार बिरादरी की वहां मतदाता और बगल की सीट, खासतौर से पहले जरा पुलसला चुनाव लड़ते थे, बनारस में जब प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़े और क्लोज कॉन्टेस्ट में रहे तो उनका एक कद बढ़ा, तो कम से कम उनका इस्तेमाल आप फूलपुर में या खासतौर से मजमा में कर सकते थे, आप रिक्वेस्ट करते। लेकिन अब अजय राय आकर के वायनाड में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप उनका मजमा में एक दिन का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं की कमी तो नहीं, खासतौर से जैसे रेसी रमन सिंह जी है, पुराने सपाई है, लेकिन उनके बेटे उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस के सांसद है, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते थे। पश्चिम की सीट है जहाँ त्यागी बिरादरी के लोग थे, लेकिन आपने जगह जगह पर उस चीज को लैग किया। खासतौर से समाजवादी पार्टी को समझने की जरूरत है, जब आप गठबंधन करते हैं तो ये जनता में भी मैसेज जाना चाहिए कि गठबंधन केवल नाम का नहीं है, सब एक साथ लड़ रहे हैं। तो जब तक ये मैसेज स्पष्ट नहीं होगा, उनके लोग क्यों आप पिल जाएंगे? उनके पास तो कहने का आज बहाना होगा। अगर कांग्रेस को तो इस्तेमाल करते तो आज परिणाम कुछ और होते। अगर सपा बेहतर कर जाती तो हो सकता है कांग्रेस ये कहती कि हमने सारी सीटें छोड़ दी थी इसलिए सपा बेहतर कर गई। तो कभी भी आप जब चुनावी मैदान में होते हैं तो सभी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए, और शायद इसमें थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी के स्तर से चूक हुई। बहुत शुक्रिया विनय जी, बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इन तमाम बारीक पहलुओं से अवगत कराने के लिए। राजीव मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो राजीव, जो बात निकलकर लोकसभा चुनाव के बाद सामने आई थी, वो एक तरफ इस ओर भी इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बतौर संगठन एक बेहद सॉलिड यूनिट है और वह अपनी गलतियों से बहुत तेजी से सीखती है और इसी का रिजल्ट शायद उपचुनावों में नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी गलतियों को सुधारने में वक्त लगाती है। हरियाणा से भी शायद उसने बहुत ज्यादा सीखा नहीं अभी तक, वरना परिणाम कुछ जो उसके पक्ष में था वह बेहतर रह सकता था या एटलीस्ट उतना तो रह सकता है। बीजेपी का आप मानते हैं सांगठनिक तौर पर और रणनीतिक तौर पर समझ बहुत ज्यादा है और इसका फायदा उसे मिलता है चुनावों में? जी बिल्कुल कुणाल, आपने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का एक जो संगठन है जो चुनाव को मॉनिटरिंग करता है, जो चुनाव लड़ाता है, वो इन चीजों को विशेष तौर पर जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उन पर भी ध्यान देता है। और वही जो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े जो फैक्टर होते हैं उनको उनसे वो चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें वो चूक कर लेते हैं और उसी का जो नतीजा है कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हो जाता है। चूंकि अगर हम ये माने कि बीजेपी का एक धड़ा केवल चुनाव की रणनीति ही बनाने में रहता है तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी का जो संगठन है, उसका जो चुनाव लड़ाने का नतीजा है, जो वोट को डाइवर्ट करने का एक नजरिया है, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है, खासकर इंडिया गठबंधन से काफी स्ट्रांग नजर आता है। और इसी तो राजीव, आपको एक बात हमें वो समझ गया, वो आपको लगता है कि योगी का वो जो नारा, योगी आदित्यनाथ जी का नारा चला, बटोगे तो कटोगे, वो एक्चुअली में क्लिक कर गया? बिल्कुल कुणाल, बिल्कुल ये किया है, क्योंकि कई लोगों को हमने ये कहते सुना है कि योगी जी जो नारा दे रहे हैं उसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है जनता। बिल्कुल सही बात कहा। और अपने अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी एक तरह से प्रेशर था, कहीं ना कहीं लोग माने या ना माने, वो उस प्रेशर टेस्ट में पास हो गए राजीव? बिल्कुल कुणाल, ये मान के चलिए कि जिस तरह से जो एमपी का चुनाव हुआ था, लोकसभा वाला जो चुनाव था, कहीं ना कहीं उसमें एक अंडर प्रेशर काम किया गया था और कहना चाहिए कि उनको भी दबाव में काम कर रहे थे और वो दबाव इस चुनाव में खासकर नहीं देखा जा रहा है।
क्योंकि इस समय वो एकदम फ्री होल्ड होकर काम करे। जो उनका नारा जो उन्होंने दिया वही नारा जनता में कामयाब रहा और जनता उसको काफी पसंद की उस नारे को, और उस नारे के भरोसे आगे भी चलिए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि योगी जी का जो नारा था वो सटीक नारा, सटीक था। बिल्कुल, उनका जो बजट था वो काफी बड़ा। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ हमारी यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये स्पेशल बातचीत को हम कंक्लूड करते हैं। बीजेपी पास हुई और इंडिया गठबंधन थोड़ा पीछे रह गया। नमस्कार।